बच्चों, मैं विश्वेश्वरैया इंटर कॉलेज से मृत्युंजय पांडे, सहायक अध्यापक कृषि। जैसा कि आप जानते हैं, जब विद्यार्थी कक्षा 8 पास करके हाई स्कूल में जाता है, हाई स्कूल में जाने पर यानी कक्षा 9 में उसको कुल 5 अनिवार्य सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जो 5 अनिवार्य विषय हैं, इसके अलावा एक ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय जिसको कहते हैं, इसके रूप में कुछ विषय लेने पड़ते हैं। विश्वेश्वरैया इंटर कॉलेज में प्रयागराज में हाई स्कूल में कुल कृषि विज्ञान, संस्कृत, कला, ये विषय कंप्यूटर ये ऑप्शनल के रूप में, वैकल्पिक विषय के रूप में लिए जाते हैं। यानी कक्षा 9 में ही 6 विषयों का चुनाव करना पड़ता है। इसमें 5 विषय अनिवार्य होते हैं। अंतिम जो वैकल्पिक विषय होता है, तो इन 4 विषयों में से कॉमर्स है, इन 4 विषयों में से किसी एक विषय को विश्वेश्वरैया इंटर कॉलेज में लेना अनिवार्य है। तो जो बच्चे 9th में गए हैं, वो अगर कृषि विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में लेना चाहते हैं, तो उसमें 70 नंबर का सैद्धांतिक होता है और 30 नंबर जो होते हैं, उसमें 15 अंक का प्रायोगिक और 15 अंक का प्रोजेक्ट कार्य उनके लिए होते हैं, जो जिसकी परीक्षाएं होती हैं। 70 नंबर का सैद्धांतिक लिखित परीक्षा होती है। तो पहले आप पाठ्यक्रम जान लें। तो पाठ्यक्रम के रूप में पहले जानते हैं, तो कक्षा 9 में जो पाठ्यक्रम है हमारा, वो है सबसे पहले जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हमको जो पढ़ना है, उत्तर प्रदेश तथा भारत में मौसम और ऋतुएं, फसलों पर मौसम और ऋतुओं का अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रभाव, वर्षा, उसमें वार्षिक वर्षा तथा ऋतु परिवर्तन, उसके वितरण और फसलों तथा कृषि क्रियाओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक पार्ट है। दूसरे में मृदाओं के अंतर्गत मृदा निर्माण, मृदा संगठन, मिट्टी के भौतिक गुण, मृदा वातन, मृदा गठन, मृदा विन्यास, मृदा रंध्रावकाश, सुघट्यता, घनत्व, ससंजन, आसंजन, भूमि ताप, मृदा जल, उत्तर प्रदेश की मृदाओं का संक्षिप्त विवरण, ये मृदाओं के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा जो चैप्टर है, वो है सिंचाई और जल निकास। सिंचाई और जल निकास में आपका पौधों को जल की आवश्यकता, नमी संरक्षण, अत्यधिक जल से हानियां, जल निकास की सामान्य विधियां तथा उत्थापक के प्रकार, यानी जल कैसे निकालते हैं, उनके नाम, वाशर रड तथा शक्ति चालित पंप का विशेष ज्ञान प्राप्त करना होता है। चौथा, खाद तथा उर्वरक, पौधों के आवश्यक पोषक तत्व और उनके स्रोत, जैविक खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद तथा खलियां इसके अंतर्गत आएंगे। 5वां है कर्षण विधियां। कर्षण विधियों के अंतर्गत जुताई के उद्देश्य और जुताई की विधियां। 6वां है कृषि यंत्र। कृषि यंत्र में विभिन्न प्रकार के हल, जैसे देसी, मैस्टन हल, सावास हल, केयर हल, यूपी नंबर 2, कल्टीवेटर, हैरो खूंटीदार, कमानीदार, तिकोनिया हैरो। इसके अलावा अन्य यंत्रों में पटेला, रोलर, करहा और हाथ के औजार में खुरपी, हो, रैक और करहा, इनका अध्ययन करना पड़ेगा।
फसलों का वर्गीकरण में फसल चक्र, शुष्क खेती, दियारा खेती, मिश्रित खेती, मिलवा फसल तथा बहुफसली खेती का अध्ययन करना होगा। फसलों का वर्गीकरण निम्न फसलों की खेती जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, कपास, सोयाबीन, उर्द, मूंग, जौ, चना, मटर, सरसों तथा बरसीम की खेती का अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अलावा पशुपालन एक अध्याय है जिसमें गाय, भैंस, भेड़ तथा बकरी की उन्नत नस्लें, और 10वां जो आपका अध्याय होगा पाठ्यक्रम के अनुसार उसमें लेखपाल के कागजात, इसमें गांव का नक्शा, खसरा, खतौनी, इन चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो सबसे पहला आपका है कृषि विज्ञान के अंतर्गत जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान में सबसे पहले जलवायु है क्या? तो जलवायु में किसी विज्ञान के अंतर्गत हम जलवायु को विभिन्न अवस्थाओं, जलवायु की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, वह जलवायु विज्ञान कहलाता है। अगर हम देखें तो जलवायु और उससे संबंधित मौसमी तत्वों के सुसंगठित और क्रमबद्ध अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने शब्दों में जलवायु विज्ञान की अनेक परिभाषाएं दी हैं। एक परिभाषा हमने आपको पहले से लिख दिया है। जलवायु विज्ञान की जो परिभाषा है, जलवायु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समय समय पर वायुमंडल की अवस्था, ताप, वातावरण में आर्द्रता, नमी एवं वर्षा आदि में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ये जलवायु विज्ञान की परिभाषा है। आखिर ये जलवायु है क्या? तो हम देखते हैं कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए लगभग 300 मीटर, यानी जमीन से लेकर, पृथ्वी की जमीन से लेकर के और ऊपर के 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत इस बीच के क्षेत्र को हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। इस संपूर्ण में वायु भरी हुई होती है और इसके बीच में जो भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। और इसमें होने वाली क्रियाएं कृषि कार्यों के लिए वायुमंडल की दशा, मौसम और जलवायु का घनिष्ठ संबंध है। जलवायु शब्द जो है, जैसे आप देख रहे हैं, दो शब्दों जल और वायु अलग अलग शब्द हैं। इन दो शब्दों से मिल करके बना है, अर्थात जलवायु के मुख्य तत्व जल और वायु हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं कि वर्ष के विभिन्न महीनों में किसी स्थान विशेष पर वायुमंडल में परिवर्तन की अवस्था, तापक्रम, वातावरण में नमी के परिणाम और वर्षा इत्यादि के मिश्रित प्रभाव को जलवायु कहते हैं। ऐसे ही प्रोफेसर टिवार्थ के अनुसार, एक साइंटिस्ट हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर टिवार्थ, उनके अनुसार जलवायु दिन प्रतिदिन की ऋतु अथवा मौसम के विभिन्न रूपों का मिश्रण है। ऐसे ही मैकहाउस ने कहा है कि किसी स्थान की वायुमंडल की दीर्घकालीन अवस्थाएं जलवायु के अंतर्गत आंकी जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जलवायु है वह पूरे वर्ष के वायुमंडल से संबंध में होने वाली विभिन्न घटनाओं का, मौसमी घटनाओं का सार है। तो ये जो घटनाएं हैं उसमें हमको ये जानना है कि संपूर्ण जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पूरी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इन कारकों में हमने आपको बताया है
विषुवत रेखा से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी या निकटता, पर्वतों की स्थिति, गर्म अथवा ठंडी धाराएं, मृदा की संरचना, दलदल और वनस्पतियों की मात्रा। ये 8 कारक हैं जो किसी भी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित करते हैं। हम इनको अलग अलग देखेंगे। जैसे विषुवत रेखा से दूरी, तो जो विषुवत रेखा पर जो स्थान पड़ते हैं वहां पर सूर्य की किरणें जो होती हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, और स्थान जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूर होता चला जाता है वहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। तो विषुवत रेखा वाले के आसपास के स्थानों पर जो स्थान होते हैं वो ज्यादा गर्म होते हैं, और जैसे जैसे वहां से दूरी बढ़ती जाती है तो विषुवत रेखा से दूर वाले स्थान ठंडे होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो पृथ्वी के हैं वो ज्यादा ठंडे होते हैं, और वहां पर जैसे या तो संपूर्ण भाग पानी है या संपूर्ण भाग बर्फ के रूप में परिवर्तित है। दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई। तो समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब, जब हम देखते हैं कि समुद्र तल से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो उस पर जलवायु का विशेष प्रभाव पड़ता है। 325 मीटर की ऊंचाई पर जब नीचे से हम पहुंचते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है। यानी प्रत्येक 325 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है। और यही कारण है कि हमारे देश भारतवर्ष में शिमला, हिमाचल प्रदेश में और अन्य पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वहां पर ठंडी ज्यादा पड़ती है, जबकि दक्षिण के भागों में या मध्य भारत में गर्मी अधिक पड़ती है। वो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो समुद्र तल से ज्यादा ऊंचे हैं, इसलिए वहां ठंडी पड़ती है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में गर्मी उसकी अपेक्षा ज्यादा पड़ती है। तीसरा है समुद्र तल से दूरी या निकटता। हम यह जानते हैं कि जल बहुत देरी से ठंडा होता है या बहुत देरी से गर्म होता है, यानी उसके गर्म और ठंडा होने में समय अधिक लगता है। तो जो स्थान समुद्र तल से नजदीक होते हैं वहां पर करीब करीब पूरे वर्ष तक मौसम एक समान बना रहता है। समुद्र के किनारे वाले जितने क्षेत्र हैं वहां पर पूरे वर्ष मौसम करीब करीब एक तरह होता है, लेकिन जैसे समुद्र तल से हम समुद्र से दूर जाते हैं वैसे वैसे वहां का मौसम बदलता है। जैसे भारत के मैदानी क्षेत्र हैं जो समुद्र तल से दूर हैं, यहाँ पर गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी पड़ती है और शरद ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुद्र की निकटता या समुद्र की दूरी भी जलवायु को प्रभावित करती है। चौथा है पर्वतों की स्थिति। पर्वत क्या होते हैं? पृथ्वी से समुद्र तल से ऊंचे होते हैं, काफी ऊंचाई पर होते हैं। तो पर्वतों के आसपास का जो क्षेत्र होता है वह करीब करीब अधिक ठंडा रहता है, और पर्वतों से दूर के जो स्थान होते हैं वो ज्यादा गर्म होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ देखते हैं कि गर्मी के मौसम में ज्यादातर जो संपत्तिशाली लोग हैं, जिनके पास धन पर्याप्त मात्रा में है, ऐसे लोग गर्मियों में कुल्लू, मनाली, शिमला ऐसी जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं और करीब करीब गर्मियां वहीं बिताते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में मैदानी क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा पड़ती है, जबकि वहां पर मौसम सुहावना रहता है, वहां ठंडी रहती है। ऐसे ही पांचवा है गर्म अथवा ठंडी जलधाराएं। समुद्र के अंदर 2 तरह की जलधाराएं चलती हैं। एक जलधारा गर्म होती है और दूसरी जलधारा ठंडी होती है। वह क्षेत्र, पृथ्वी का वह क्षेत्र जो ठंडी जलधारा के पास होते हैं, उन क्षेत्रों का मौसम ठंडा होता है, वहां की जलवायु ठंडी होती है। लेकिन जो पृथ्वी के क्षेत्र गर्म जलधाराओं के पास होते हैं
वहां का मौसम अधिक गर्म होता है। तो ये समुद्र में चलने वाले जो दो प्रकार की जल धाराएं हैं जो समुद्र के अंदर चलती हैं, ये भी जलवायु को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। छठवां है मृदा की संरचना। तो हम जानते हैं मृदाएं कई प्रकार की होती हैं। उसमें जो बलुई मृदा है, तो बलुई मृदा बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। ज्यादातर जो बलुई क्षेत्र है अपने यहाँ, जैसे राजस्थान का जो मरुस्थल क्षेत्र है, वह दिन में बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन रात को अचानक ठंडी बढ़ जाती है। तो दिन में तो व्यक्ति गर्मी से परेशान रहता है और रात में ठंडक अचानक से बढ़ जाती है। यानी कि और लेकिन जहाँ दोमट मृदाएं होती हैं या मटियार भूमि होती है, मटियार दोमट होती है, वहां पर मौसम बहुत तेजी के साथ नहीं बदलता है। सातवां है दलदल। जो दलदल स्थान होते हैं वो ज्यादातर वातावरण की आर्द्रता, वहां वातावरण ज्यादा आर्द्र होता है, वहां का तापमान कम होता है। दलदली स्थानों की जलवायु स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती है, अतः जल निकास के माध्यम से वहां की जलवायु को ठीक करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वहां की आपेक्षिक आर्द्रता, वर्षा की मात्रा व प्रकाश काल भी किसी क्षेत्र की जलवायु पर अपना विशेष प्रभाव डालते हैं। आठवां जो है आपका वनस्पति की मात्रा। जिस क्षेत्र में वनस्पतियां अधिक होती हैं वहां का वातावरण बहुत गर्म नहीं होता और न बहुत ठंडा होता है, और ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है। तो जहां पर घने वन पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में बरसात ठीक प्रकार से होती है, और ये क्षेत्र एक तरह से मनुष्य के रहने के लिए अच्छे माने जाते हैं। पूरे वर्ष यहाँ की स्थिति ठीक रहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये 8 कारक हैं जो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारत की जलवायु के संबंध में हम जानते हैं कि भारत अपना जो है एक विशाल क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। यह उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो अपना भारत विश्व में 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है। यानी संपूर्ण भूमि जितनी है पूरे विश्व की, उसमें अधिक भूमि रखने वालों में 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी हमसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले, यानी ज्यादा भूमि के स्वामी 6 बड़े देश हैं, जबकि जनसंख्या के मामले में हम दूसरे स्थान पे हैं। पहले स्थान पर चीन है जिसकी जनसंख्या हमसे अधिक है। हमारे देश की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई 3000 किलोमीटर है। भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 32,74,600 वर्ग किलोमीटर है। हमारे देश के साथ समुद्र की जो लंबाई है वो 5,700 किलोमीटर है। भारतवर्ष भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 अक्षांश से 37 डिग्री 6 अक्षांश उत्तरी अक्षांश एवं 68.7 डिग्री देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा हमारे देश के मध्य से गुजरती है और हमारे देश को यह 2 भागों में विभाजित करती है। इसके उत्तर में, हमारे देश के उत्तर में हिमालय क्षेत्र आता है और पूरब पश्चिम तथा दक्षिण 3 दिशाओं से जो हमारा देश है वो समुद्र से घिरा हुआ है। हमारे देश के दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर तथा इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी है। ये हमारा भारत की जलवायु का विश्लेषण है। अगले वीडियो में इसके आगे हम चर्चा करेंगे।